सो आज शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पेडिग्री एनालिसिस। देखो, अभी तक जो मैं बात कर चुकी हूँ उसकी मैं आपको क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ। आज के जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चंस जो होंगे अपने आप से सॉल्व हो जाएंगे। अभी वाला जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके सबसे पहले तो सिंबल्स बताऊंगी। ठीक है, सिंबल से क्या होगा कि हमने ये जानना है कि मेल कैसा दिखता है, हमने ये जानना है फीमेल कैसा दिखती है, मतलब उसके सिंबल होंगे प्रॉपर। ठीक है, अब स्टेटमेंट कैसे आएगी कि ये प्रॉपर मेल है, ये एक फीमेल है पर्टिकुलर, इसके इतने ऑफस्प्रिंग है और इनमें से इतने अफेक्टेड है और इतने अनअफेक्टेड है। वो उसका पूरा का पूरा पेडिग्री होगा, मीन्स उसका फैमिली चार्ट हम तैयार कर लेंगे कि ये उसके दादा परदादा वटएवर, ये जनरेशन बाय जनरेशन उसमें किस तरीके से डिसीज ट्रांसफर हो रही है। जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है कि कुछ डिसीजेज ऐसी होती है जो ट्रांसफरेबल होती है, कम्युनिकेबल नहीं होती, मतलब जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अगर मैं नॉर्मली कॉमन वर्ड की बात करूं, दैट इज कम्युनिकेबल। जनरेशन टू जनरेशन तो ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, वो कम्युनिकेबल है। अगर मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, मुझे कोल्ड है, तो डेफिनेटली सामने वाले को भी कोल्ड हो सकता है। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, जैसे कि हम डायबिटीज का सुनते हैं, हम ब्लड प्रेशर पेशेंट का सुन लेते हैं, ऐसी कुछ चीजें जो हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हो जाती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या किसी में भी आगे जा सकती हैं वो। तो वो किस तरीके से जाती हैं, ऐसी कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। पेडिग्री एनालिसिस में जनरली देखो, हमने जो पढ़ा कौन कौन से लॉ पढ़िए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी। उसके बाद हमने लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ा। और इसके अलावा मैंने आपको ये सारी चीजें कराने के बाद क्वेश्चंस करा दिए। उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये पता चल गया कि स्टेटमेंट जो होगी वो किस तरीके से मोल्ड होके आने वाली है। डेफिनेटली ऐसा मतलब होगा कि 99% तो स्टेटमेंट ही आएगी। ऐसा बहुत कम चांसेस होंगे कि डायरेक्टली आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। ऐसे वाले चांसेस बहुत कम होंगे। बट स्टिल क्योंकि लॉकडाउन था, आपकी सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन रही हैं, तो हो सकता है पेपर का लेवल जो हो थोड़ा सा कम हो। बट स्टिल हम उसके बेस पे तो नहीं चल सकते ना कि हाँ जी इजी आने वाला पेपर। तो देख लो यहाँ पे, अगर मैंने इस तरीके से सिंबल किया है, मतलब स्क्वायर बनाया है, ये मेरे पास है क्या, मेल। क्या है ये, मेल है। अगर ये टॉपिक आपको आ जाता है, इस पे क्वेश्चन ना 5 नंबर का बनता होता है, मतलब अगर इस पे क्वेश्चन बना तो 5 नंबर का ही बनेगा। तो इसको ना ध्यान से देख लेना, बहुत इजी टॉपिक है। अगर इस तरीके से राउंड बना हुआ है, ये किसका सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैंने इसी स्क्वायर को यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कर दिया पूरी तरह से, ठीक है, वैसे तो पूरा होता है, बुक में आप देखेंगे इस तरीके से पूरा डार्क किया होगा। अगर ये डार्क है या ये डार्क है, ठीक है, ये इस तरीके से डार्क है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन है, अफेक्टेड मेल। कौन हुआ ये, अफेक्टेड, मतलब इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर है। और ये क्या हुआ, ये हो गई अफेक्टेड फीमेल, मतलब इस फीमेल में कोई ना कोई डिसऑर्डर है, इस फीमेल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं, मतलब मैं इस तरीके से कुछ बना दूं, ठीक है, मैंने इस तरीके से कुछ बना दिया, यहाँ पे क्या आपको पता चल गया मेल कैसा होता है, आपको पता चल गया फीमेल मतलब कैसा होता है, इन द सेंस कि इनके सिंबल कैसे हैं। अगर मान लो देखो अभी क्या हो, जनरली हम कौन कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेल है, फीमेल है, और एक कौन होते हैं जिनका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं होता, वेदर इट इज मेल और फीमेल, है ना, स्पेसिफाइड नहीं है जिसका सेक्स। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे उसके लिए कि इसका सेक्स जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि आपको एक जनरेशन जो है, आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें मेल और फीमेल है, लेकिन उनका जो ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप इस तरीके से उसको डिनोट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब बात पता है क्या आ जाती है, मान लो ये हो गया हमारे पास, क्या है ये, मेल हो गया, ये हो गई फीमेल। अब अगर इन दोनों के बीच में मेटिंग है, मतलब ऑब्वियसली मेटिंग की स्पेस पे हुई है, अगर उनकी शादी हुई है, अगर एक कपल है उनके बीच में मेटिंग चल रही है, मींस आपस में वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ब्रीडिंग चल रही है, अगर उनके बीच में एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में आपको सिंबल में इस तरीके से लाइन दिख रही है, मतलब क्या चल रही है, मेटिंग बिटवीन कपल। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, मेटिंग चल रही है, मतलब ब्रीडिंग चल रही है।
ये कौन हो गया हमारे पास, मेल हो गया, ये कौन है हमारे पास, फीमेल है। अगर इनके बीच में इस तरीके से लाइन लगी हुई है तो यहाँ पे मेटिंग शो हो रही है, ठीक है। अगर मान लो इसी तरीके से ये हो गया मेल, दिस वन इज फीमेल, अगर मान लो यहाँ पे लाइन दो लगी हुई है, ठीक है, दो लाइंस के बीच में इस तरीके से डिनोट किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेटिंग तो चल रही है बट वो किसी रिलेटिव्स के बीच में चल रही है। पहले ये होता था, या फिर मैं ये बोल दूं कि बहुत सारी कास्टिज्म में अभी भी ऐसा होता है कि दूर के रिलेशंस में किसी के साथ शादी हो जाती है, ठीक है, दूर की कोई रिश्तेदारी पड़ती है और वहां पे शादी हो गई, तो कहीं ना कहीं अगर दूर के रिश्तेदारी है तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशंस हो सकते हैं ना, ब्लड रिलेशंस। कहीं कहीं में तो बहुत क्लोज रिलेटिव में भी मैरिज हो जाती होती है। बहुत सारी कास्टिज्म ऐसा है जहां पे रिलेटिव्स में शादी हो जाती है, तो वहां पे क्या है, ब्लड रिलेशंस में अगर हो रहा है तो यहां पे मैं ये लिखूंगी मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाती है, ब्लड रिलेशंस है। इस केस में होता क्या है, अगर किसी एक जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाती है, किसी दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि रिलेटिव्स भी आगे 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 जनरेशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर है पॉइंट मेरा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि इस तरीके से ये मेल है, ये फीमेल है, यहां पे इस तरीके से इसका एक चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये क्या था, मेल, ये क्या है, फीमेल, ये दोनों की मेटिंग हुई, एक बच्चा पैदा हो गया। बच्चा कौन सा है, ये हमारे पास मेल पैदा हुआ है। अगर मान लो इसके 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3 में से यहाँ पे एक फीमेल है, एक और मेल पैदा हो गया, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं ये बोल दूं कि ये ऐसे है, मतलब ये फीमेल क्या है, अफेक्टेड है। पेरेंट्स में से किसी एक को भी डिसीज नहीं थी बट स्टिल बच्चे में डिसीज आ गई है, बच्चे में एक डिसऑर्डर आ गया है। या फिर मैं ये बोलूं इनमें 2 में प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से मान लो ये फीमेल सॉरी ये हो गया, यहाँ पे ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, अब इसमें 2 में लगा हुआ है, ठीक है ना, तो बीच में अब यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है दिस वन एंड दिस वन, बीच में लिखा हुआ है 5, मतलब 5 बच्चे आएंगे, ठीक है, क्या है इनके 5 बच्चे हैं और पांचों के पांचों क्या है, इनका सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है का मतलब कि हमें नहीं पता भाई उस 5 में से कितने लड़के पैदा हुए थे और कितनी लड़कियां पैदा हुई थी, या फिर पांचों के पांचों लड़के थे, पांचों लड़कियां थी, 4 बेटे 1 लड़की, कुछ नहीं पता हमें, सेक्स अनस्पेसिफाइड। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड है, ठीक है, एंड ऑल आर अनअफेक्टेड, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की डिसीज नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। ये सिंबल आपको माइंड में रखने हैं। अगर स्क्वायर बना हुआ है मतलब वो क्या है, मेल है, राउंडेड शेप है, फीमेल है। अगर थोड़ा मतलब देखो टेढ़ा सा कुछ बना हुआ है, स्क्वायर कुछ टेढ़ा सा किया हुआ है हमने, है ना, तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, दोनों के बीच में एक लाइन डिनोट की हुई है, दैट मींस मेटिंग चल रही है कपल में। लेकिन अगर 2 लाइन है इसका मतलब रिलेटिव्स में मेटिंग है, मतलब जो शादी हुई है वो क्या है, किसी कपल के बीच में, मतलब किसी पहले से रिलेटिव से हो गई है। अब मान लो इसके जैसे 3 बच्चे हैं, ठीक है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाली जो फीमेल है इसकी, अब आपको स्टेटमेंट पता कैसे आती है, देखो स्टेटमेंट क्या आएगी कि एक मेल है एक फीमेल है, मेटिंग हुई लेकिन वो रिलेटिव्स नहीं है, रिलेटिव्स वो नहीं है, इसका मतलब आप एक लाइन लगाएंगे बीच में। अच्छा मैं आपको ना स्टेटमेंट बता देती हूँ, देखो आपके पास बताया गया कि एक मेल है एक फीमेल है, रिलेटिव्स वो नहीं है, ठीक है, रिलेटिव्स नहीं है, इसके 3 बच्चे हैं जिसमें से जो फीमेल है ना वो अफेक्टेड है, ऐसे पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी, और उसकी जिससे शादी हो गई है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है, वो क्या है, अनअफेक्टेड है, और उसके जो आगे 2 बच्चे हुए हैं वो भी दोनों अनअफेक्टेड हैं। तो आप इसका फ्लो चार्ट बना दो। आप क्या करेंगे, इसका मेल कैसा था, ऐसा, ये इसकी फीमेल हो गई, इनके क्या पैदा हुए 3 बच्चे, 3 बच्चे स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने, बस ये बोला कि एक बेटी है जिसके जो क्या है, जिसको प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, ये एक बेटी, हमने एक बेटा बना दिया, इसका एक और भी बेटा कर देते हैं, चलो, मेल मेल मेल
फीमेल, ये फीमेल है जो कि क्या है, अफेक्टेड है। इसकी जिसके साथ शादी हो रही है वो अनअफेक्टेड है, डेफिनेटली शादी हो रही है लड़के के साथ, ये हो गया मेल। इसकी आगे क्या है, 2 बच्चे, ये 2 बच्चे हैं जिसका मेंशन नहीं किया कौन है, हमने अपनी मर्जी से बना दिए। मेंशन करता तो ठीक है, उस तरीके से बना देते कि हाँ एक लड़का एक लड़की है, वो दोनों क्या है, अनअफेक्टेड है। ये बन गया जी फ्लो चार्ट हमारा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? इसी तरीके से आपने पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पेडिग्री एनालिसिस के बेस पे आपको ये चीज डिटरमाइन करनी है कि डिसीज कौन सी थी। यहाँ पे ये पता चल गया कि पापा को भी डिसीज नहीं थी, मदर को भी डिसीज नहीं थी, फादर को कोई डिसीज नहीं है, मदर को कोई डिसीज नहीं है, बट एक बच्चे में डिसीज है, एक बच्चे में डिसीज है। भाई एक बात है, जब पेरेंट्स में डिसीज है नहीं फिर भी बच्चे में डिसीज ट्रांसफर हुई है, नॉर्मल वाली डिसीज की बात यहाँ पे नहीं होती कि हाँ जी बुखार हो गया वगैरह वगैरह, जब भी बच्चा पैदा होता है नॉर्मल फीवर वगैरह तो चलता रहता है, इन सब डिसीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कोई इस तरीके से डिसऑर्डर अगर बीच में आ गया, अगर वो पेरेंट्स में नहीं था वो फिर भी बच्चे में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस के बेस पे। अब इसमें पूछा ही यही जाएगा कि ये जो इसमें डिसीज आई है, इस डिसीज को बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे या क्या नहीं बोलेंगे। 4 तरीके की डिसीजेस हमने पढ़नी है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। फिर हमने पढ़ना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड देन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये 4 डिसीजेस पेडिग्री एनालिसिस के बेस पे हमने करनी है कि कौन सी डिसीज किस तरीके से हो रही है या कौन सी डिसीज को कहाँ पे डिटरमाइन आप करोगे या किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ जी ये वाली डिसीज है यहाँ पे, ठीक है। इन सब के बारे में बात करूंगी। फिलहाल मैं एक बार इसको इरेज कर दूं सो दैट मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं आपके साथ। हाँ जी देख लो यहाँ पे, अब मैं आपको ये चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ इस तरीके से लिख दूंगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, पहले जो मैंने सिंबल बनाए हैं वहां उसको भी अपने जो नोट्स आप बना रहे हो उस पर नोट कर लेना, उन सिंबल्स को भी। वैसे तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं अगर या किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, वो चीजें लिखी हुई है वहां पे। अब यहाँ पे जो मैं लिखने वाली हूँ ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। आई डोंट नो आप कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं, कोई और बुक को फॉलो कर रहे हैं या उसमें दिया हो तो मुझे पता नहीं, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया होगा और इसलिए आप अपने नोट्स पे ये चीज जरूर नोट कर लेना। तो क्या होगा कि कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस का सॉल्व करते हैं तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा बुक्स फरोल के आप या वीडियो देख के देखते रहोगे कि इसकी डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। ये 4 टाइप की डिसीजेज हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड लास्ट वन इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट की। ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव देखो होता क्या है। पहली बात तो ये है कि जनरेशन टू जनरेशन जो डिसीज ट्रांसफर होती है, जो डिसीज जनरेशन टू जनरेशन, बिल्कुल मतलब हर एक जनरेशन में अगर एक बार वो डिसीज आ गई तो वो परदादा में, फिर दादा में, फिर पापा में, फिर आगे फिर आगे फिर आगे और वो चलती ही जा रही है, तो फिर वो कौन सी रहेगी, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। मतलब कि इसके केस में जनरेशन स्किप नहीं होती, डोंट स्किप जनरेशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जनरेशंस जो है वो स्किप नहीं होती, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरेशन स्किप हो सकती हैं। ये तो हो गया इनका एक काइंड ऑफ डिफरेंस, जिससे क्या होगा कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल में डिफरेंशिएट करना इजी है, मतलब आपको ये तो इजीली पता चल जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। द थिंग इज एक्स लिंक्ड मतलब कुछ ना कुछ वहां पे पता चल रहा है, सेक्स से रिलेटेड चल रहा है, मींस मेल और फीमेल से रिलेटेड चल रहा है। आपको डिटरमाइन ये मतलब हो जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इन दोनों को और इन दोनों को, मतलब इन चारों में से 2 को पहचानना इजी है, इन दोनों को और इन दोनों को आपस में पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूंगी।
यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं होती, हर जनरेशन में डिसीज ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे जनरेशन स्किप हो सकती है, ठीक है। और इसके केस में होता क्या है, यहाँ पे क्या चलता है, जो अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है जी। मतलब कि पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं, मतलब पेरेंट्स में डिसीज हो सकती है लेकिन बच्चे में आगे ट्रांसफर नहीं हो रही, ठीक है। मतलब पेरेंट्स में अगर कोई डिसीज है तो वो जरूरी नहीं है कि वो आगे ट्रांसफर हो, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि डोंट स्किप जनरेशंस, क्योंकि वो किसी और तरीके से आगे ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना, किसी और तरीके से, मान लो उसके कजन्स में चली गई या किसी और तरीके से, ब्लड रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं, किसी भी तरीके से जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ, हंटिंगटन डिसीज, ठीक है। और इसका सेकंड पॉइंट इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स होंगे, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, अफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं होंगे लेकिन फिर भी बच्चे में आगे डिसीज ट्रांसफर हो रही है। ऐसी कौन सी डिसीज होती है, हम यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर देंगे। एग्जांपल का नाम क्या है, सिकल सेल डिसीज, ठीक है। क्या एग्जांपल रहेगा यहाँ पे, सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल का मतलब पता है आपको क्या होता है, जनरल अगर बात करूं तो क्या होता है आपको पता है, सिकल सेल मतलब कौन सी सिकल सेल, क्या कौन सी डिसीज होती है ये, जनरली हमारी आरबीसी की शेप क्या है, मैंने ये बात पहले से बताई थी, मुझे नहीं पता मैंने कहा, मेरे ख्याल जेनेटिक कोड के टाइम पे मैंने बताई थी। हमारे आरबीसी की शेप क्या होती है, बाइकनकेव होती है। कोई भी आर्टरी, कोई भी वेन कैपिलरी से अगर आरबीसी मूव करता है तो वो उस तरीके से मूव कर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी शेप क्या है, बाइकनकेव है। बाइकनकेव शेप अगर मेंटेन नहीं होती तो सिकल सेल शेप बन जाती है। अगर वो सिकल सेल शेप बन जाएगी तो वो आरबीसी सही से मूव करने की बजाय वहां पे क्लोट्स बना देगा। अगर क्लोट्स बन गए तो इसका मतलब क्या होगा, सही से सर्कुलेशन नहीं हो रहा, सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब वो बाइकनकेव क्यों नहीं बना था, क्योंकि उसकी बॉडी में, एक पेशेंट की बॉडी में अगर बाइकनकेव शेप आरबीसी की नहीं बन रही, दैट मीन्स उसकी बॉडी में स्फेरेडिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है। अगर डेफिशिएंसी हो गई स्फेरेडिन नाम के प्रोटीन की, दैट मीन्स उसकी बॉडी में आरबीसी की शेप जो है वो बाइकनकेव नहीं रहेगी। अगर वो बाइकनकेव नहीं रहती तो वो कौन सी बन जाती है, सिकल सेल शेप बन जाती है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव में बहुत इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जिसके पेरेंट्स अफेक्टेड है लेकिन बच्चे अनअफेक्टेड चले जाएंगे, मतलब दोनों पेरेंट्स में डिसीज है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों में जाए, ठीक है। अगर वो सभी बच्चों में जाती ना तो मैं यहाँ पे लिखती कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। डोंट स्किप जनरेशन का मतलब ये नहीं आया कि किसी एक में भी नहीं जा सकती। अब मान लो कि इसके क्या है, ये मान लो ये पेरेंट हो गए, ठीक है, इसके 4 बच्चे हो गए, व्हाटएवर, चारों लड़कियां हो गई मान लो, ठीक है, लेकिन डिसीज तो किसी एक में आ गई तो जनरेशन स्किप हो गई ना। मान लो अब इसकी जिसके साथ शादी हो गई वो भी अफेक्टेड नहीं था तो इसके बच्चे तो स्वस्थ पैदा हो गए, तो जनरेशन स्किप नहीं हो रही, ठीक है ना, जनरेशन स्किप नहीं हुई। इसमें तो आ गई ना डिसीज, चाहे इनमें नहीं आई, इसमें तो आ गई, इसकी आगे शादी हुई वो भी नॉर्मल था लेकिन इसके एक बच्चे में आ गई, ठीक है। और इस तरीके से क्या है कि अफेक्टेड, ये दोनों अफेक्टेड नहीं थे लेकिन एक बच्चे में आ गई। इसके भी मान लो 4 बेटियां थी, ठीक है, 4 बेटियां हैं, मान लो 2 में आ गई, बताओ अब क्या कर लोगे, इसको आप क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। एक्स लिंक का क्या फंडा होता है, एक्स लिंक का फंडा ये है कि अगर डिसीज मदर टू सन में ट्रांसफर हो रही है एंड फादर टू डॉटर में, ऑल डिसीजेस आर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ऑल कैरेक्टर्स आर इवन ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन, ठीक है। ये बात हम जनरली भी सुन लेते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो पापा पे जाती है और जो बेटे होते हैं वो माँ पे जाते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी में जो फीमेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरली उसके फादर की फैमिली से रिलेट करते हैं, मींस उसके दादके की फैमिली से रिलेट करते हैं।
और जो मेल होता है, जो लड़के होते हैं, उसकी जनरल कैरेक्टर्स मतलब मोस्ट ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं उसके वो मदर की फैमिली से मीन्स नानके वाली फैमिली से रिलेट करते हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ केसेस में होता है। मैं हमेशा की बात नहीं कर रही क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं मोस्ट ऑफ चांसेस की बात कर रही हूँ कि मोस्टली ऐसा होता है। तो एक्स लिंक में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा कि डिसीज कैन नेवर ट्रांसफर, डिसीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। फादर टू सन में पहली बात तो कभी भी कोई डिसीज ट्रांसफर नहीं होगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये आ जाएगी ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड। इसमें क्या होगा, ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड इवन व्हेन द फादर इज अफेक्टेड। अगर एक फादर जो है वो अफेक्टेड है, सब वो क्या होगा, तो उसका क्या होगा, जितनी भी बेटी पैदा हो रही है 2 4 वटएवर, एक जो भी उसकी बेटी पैदा होगी उसमें वो डिसीज ट्रांसफर डेफिनेटली हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड इफ फादर इज अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड है तो फिर क्या होगा, डॉटर भी उसकी अफेक्टेड होंगी, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या बातें आ जाती हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ये बात आ जाती है कि जो डिसीज होगी, डिसीज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम, ऑलवेज वर्ड नहीं लिखूंगी वैसे मैं, डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तुम तो लेके आ जाओगे मेरे पास, फादर टू डॉटर, फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन, ठीक है। जब डिसीज ऐसे हो रही है कि मां से बेटे में और फादर से डॉटर में जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव चल रहा है। अब बात ये आ जाती है, कई बार ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव में भी कंफ्यूजन हो जाती है। वो कैसे, अगर मान लो पेरेंट्स में, ठीक है, देखा जाए ना कहीं ये चीजें रिलेट करती हैं। अब इन तीनों में कंफ्यूजन बता रही हूँ, उसकी साफ पता चल जाता होता है कि जब क्या है, पेरेंट्स अफेक्टेड है, एक भी बच्चा अनअफेक्टेड चला गया मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट जा रहा है। इन तीनों में कंफ्यूजन बता रही हूँ। अगर इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे भी यही बात है कि फादर टू सन नहीं जाती मतलब मदर टू डॉटर नहीं जाती, यहाँ भी वही बात है, कहीं ना कहीं चीजें सेम है कुछ हद तक। बट इसमें हमेशा ऐसा होगा कि फादर टू डॉटर ट्रांसफर हो रही है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है फिर भी आगे डिसीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा फ्लो चार्ट है, वहां पे पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है फिर भी बच्चा में डिसीज जा रही है, लेकिन आगे कुछ आगे चलते गए, 3-4 जनरेशन तक आगे चलते गए, आगे हमें कहीं पे दिख गया कि मदर टू सन भी जा रही है, ऐसी भी सिचुएशन है और ऐसी वाली भी है, तो रिसेसिव वर्ड इसकी वजह से आया और एक्स लिंक्ड वर्ड इसकी वजह से आ जाता है, ठीक है। अगर आपको सिचुएशन सिर्फ फादर टू डॉटर वाली नजर आ रही है फिर आप एक्स लिंक्ड डोमिनेट करेंगे, मदर टू सन, फादर टू डॉटर और थोड़ा सा रिसेसिव वाला भी पॉइंट नजर आ जाता है कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, फिर आप ये दोनों चीजें वहां पे मेंशन करेंगे, कौन सी, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हो जाएगा यहाँ तक, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में एग्जांपल क्या रहता है, दैट इज रिकेट्स, एंड इसमें एग्जांपल क्या रहता है, दैट इज हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। क्या रहेगा इसका एग्जांपल, हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ये 4 डिसीजेस है। पेडिग्री एनालिसिस में सिंबल्स ही सबसे मेन चीज थी कि मेल कैसा दिखता है, फीमेल कैसा दिखता है, कैसे दिख रही है, मतलब उसका सिंबल क्या है, और फिर उस तरीके से आप पूरा आगे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि अच्छा ये वाली डिसीज इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, ये वाली डिसीज इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे इसका साइड पे हो रही हूँ मैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगर बाद में भी नोट करना है तो भी आप कर सकें। ये चारों चीजें अगर पूरी तरह से यहाँ पे फिट है फिर तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं कल के लेक्चर में ना आपको इसकी चारों की चारों प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से, मतलब चारों का एक एक एग्जांपल दे दूंगी। फिलहाल आप इस चीज को माइंड में जरूर रखेंगे कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, अगर ये दोनों नहीं याद रहते, अगर ये दोनों नहीं भी याद रह रहे
तो इतना याद रख लो, ऑटोसोमल डोमिनेंट में पेरेंट्स अफेक्टेड होते हैं, सिर्फ इतनी सी बात, बाकी सब उसका वाइस वर्सा हो रहा है। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है मतलब बच्चे अफेक्टेड नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव में जाएंगे तो पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं थे लेकिन बच्चे अफेक्टेड थे। सारा कुछ वाइस वर्सा चलता जाएगा और इसमें तो बात ही सिर्फ वही है कि फादर टू डॉटर या मदर टू सन जाने वाली है। एग्जाम्पल इसका हंटिंगटन डिसीज, एक सेकंड में ना स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ, कई बार गलत हो, नहीं बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग, हंटिंगटन, बेटा सेकंड HUNTIN लिखा हुआ है, TINGTON, वेट अ सेकंड, TINGTONS, ठीक है, हंटिंगटन डिसीज। और नेक्स्ट हो गई सिकल सेल डिसीज, नेक्स्ट वन इज रिकेट्स, और उसके बाद हो गया हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ये चारों इसके डिसीजेस के एग्जांपल हो गए। इस तरीके से इसको अच्छे से माइंड में बिठा लेना, और मैं कल की क्लास में ना आपको सारी प्रॉब्लम्स दिखा दूंगी, मतलब पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगी यहाँ पे, सो दैट आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मेरे लिए तो दिक्कत आ गई ना, क्योंकि फिर मैं किस तरीके से आगे सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं सामने आपके बैठी नहीं जो आप मुझसे प्रॉब्लम्स ले सके। बट स्टिल अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी कि डाउट है वगैरह वगैरह तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा सिचुएशन यही रहेगी। ये एक जनरेशन दिख रहा है, जनरेशन 1 है, दिस वन जनरेशन 2, यहाँ जनरेशन 3 भी दिख रही है। ये जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5 तक भी जा सकता है। अगर मान लो मैं इसकी नंबरिंग दूं, ये हो गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर ये चीज आ गई कि नंबर 7 के हिसाब से बता दो कि इन चारों में से कौन सी डिसीज है, आपको तब भी बताना पड़ेगा। अगर मैं इन चारों के हिसाब से देखूं तो कौन सी डिसीज बन रही है, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड बट चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, ठीक है, एक्चुअली चाइल्ड इज अफेक्टेड। तो इस सिचुएशन के हिसाब से नंबर 7 के हिसाब से पूछा जा सकता है, नंबर 4 के हिसाब से पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर, अब जैसे जनरेशन 1 आ रही है, जनरेशन 1, दिस वन इज जनरेशन 2, जनरेशन 3 भी जा सकती है, जनरेशन 4 भी जा सकती है, जनरेशन 5 भी जा सकती है। आप उसको उसी तरीके से नंबरिंग दे देंगे। क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल की क्लास में मैं आपको यहाँ पे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब इसकी प्रॉब्लम्स दिखा दूंगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।